जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। तो आज में मैंने बताया था कि एमएस वर्ड के बारे में ये जो प्लेलिस्ट है ये मैंने कवर करवाई थी कि आपको 13 की 13 वीडियो आनी चाहिए। इसके बाद कुछ पावर पॉइंट की भी वीडियोज़ हैं जिस तरीके से अब ये प्लेलिस्ट के हिसाब से बनी हुई है। फर्स्ट में कुछ हमारे पास 6 वीडियोज़ हैं, फिर सेकंड है, थर्ड है और इस वाली प्लेलिस्ट में कंप्लीट आपका एमएस पावर पॉइंट है। तो ये भी कोशिश करें कि साथ साथ इसे भी आप देख लें। अब आते हैं अपने कोर्स कंटेंट पे। कोर्स कंटेंट में हमारे पास जिस तरीके से हमने बेसिक डेफिनेशन वाला था तो ये टूल हमने कर लिया था। इसी तरीके से हार्डवेयर और कंप्यूटर सिस्टम में ये भी कवर कर चुके हैं। स्टोरेज और नंबर सिस्टम ये भी कवर कर चुके हैं। जो इन 3 टॉपिक में मैंने आप लोगों को प्रेजेंटेशन भी दी थी और साथ हमने कहा था कि ये आपके मिड में भी इंक्लूड होंगे। देखते हैं आगे क्या इनका स्केड्यूल बनता है मिड का और असाइनमेंट्स वगैरह का। अभी जो हमारे पास टॉपिक है वो है हमारे पास इंटरनेट। यहाँ से 4 टॉपिक्स में डिवाइड है, बल्कि 3 में है। जैसे इंटरनेट, फिर हमारे पास उसमें ब्राउज़र, सर्च इंजन, ईमेल वगैरह। तो इसके ऊपर कोशिश करेंगे कि आज पूरी एक वीडियो में ही हम ये 3-4 चीज़ें कवर कर लें। चलते हैं स्लाइड की तरफ। ठीक है, द इंटरनेट या हम इंटरनेट कह सकते हैं। तो इंटरनेट में जो हमारे पास टॉपिक कवर करने हैं वो लास्ट क्लास में हम जब थे तो उस क्लास में भी हमने बात की थी कि एक टॉपिक हमारे नज़रों में आया था कि इंटरनेट के कनेक्शन कौन से होते हैं। तो इंटरनेट कनेक्ट करने के 3 तरीके हैं या 3 तरीक़ों से इंटरनेट को कनेक्ट किया जाता है। और इसी तरीके से हमने ये देखा था कि इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब में क्या फ़र्क है, ईमेल और हम कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हैं, ओल्ड इंटरनेट को गोल्ड माइन क्यों कहा जाता है। तो उसमें आपके ई-कॉमर्स आ जाता है, सोशल मीडिया आ जाता है, या फिर हमारे पास मल्टीमीडिया वेबकास्टिंग की सर्विसेज आ जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें आज देखनी है हमें। इंटरनेट कनेक्ट करने के 2 तरीके होते हैं। या तो आपके पास जो इंटरनेट एक्सेस कर रहे हो, या तो आप वो इंटरनेट वायर्ड के थ्रू कनेक्ट कर रहे हो, या फिर हमारे पास वायरलेस के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। वायर्ड को मज़ीद 3 चीज़ों में डिवाइड किया गया है कि वायर्ड या तो आपको टेलीफोन सर्विस दे रहा होगा जो ओल्ड ज़मानों में यूज़ होता था, जिसे हम नैरो बैंड भी कहते थे। तो वो आपके कंप्यूटर के साथ ही एक मॉडेम लगा होता था। डायल अप करने के बाद हमारे पास उसमें इंटरनेट एक्सेस होता था। उसके बाद हाई स्पीड थोड़ा सा इंटरनेट फास्ट होने लगा। एक कमरे से दूसरे या पूरे कमरे में हम इंटरनेट एक्सेस करना चाह रहे थे, तो उसकी एग्जांपल DSL है। DSL से थोड़ी फास्ट सर्विस आपके पास फाइबर ऑप्टिक वाले एक्सेस करते हैं, जो काफ़ी जगहों पे फाइबर ऑप्टिक वाले आ चुके हैं। मज़ीद जो तीसरी कैटेगरी थी वो थी केबल मॉडेम। इसको एग्जांपल के तौर पे मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह से मेरे पास जो सर्विस आ रही है वो है आपकी PTCL DSL वालों की। अब मेरे पास तो कनेक्शन स्पीड मैंने 8 MB तक या 16 MB तक लगाया हुआ है, पर मुझे पड़ोस वालों को भी इंटरनेट देना है, पर वो ये चाह रहे हैं कि उसके पास कनेक्शन ना हो, सिर्फ इंटरनेट चल सके। तो मैंने क्या किया, अपने मॉडेम से एक वायर हुक करके वो वायर जाके उनको कंप्यूटर में उनको एक्सेस दे दिया कि आप उस वायर को अपने PC में लगाएं और फिर मंथली चार्जेस देंगे। तो इससे हुआ क्या कि मेरी स्पीड डिस्ट्रीब्यूट हो गई। तो मेरे पास तो सर्विस है आपकी फ़ोन लाइन के तौर पे, पर उस बंदे के पास या जो दूसरा एक्सेस कर रहा है तो उसके पास जो इंटरनेट होगा वो किस सूरत में होगा, केबल मॉडेम के ज़रिए होगा कि उसके पास सिर्फ एक मॉडेम है और केबल है। तो ये थे वायर्ड में। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है हमारे पास वायरलेस। वायरलेस का मतलब ये होता है कि ऐसे सिग्नल ट्रेवल हो जिसमें हमारे पास सैटेलाइट यूज़ होती हैं। तो वो हमारे पास ज़्यादातर 2 तरीक़ों से वायरलेस इंटरनेट कनेक्टिविटी होती है। एक आपकी वाईफाई है और दूसरी हमारे पास 3G या 4G है। वाईफाई जो ऊपर अभी हमने देखा था टेलीफोन वाले, इन्हीं की मदद से एक वायरलेस एडाप्टर लगा होता है जिसे हम वाईफाई कहते हैं। उसके ज़रिए हम सिग्नल को आपको एक्सेस कर सकते हैं। हमारा वाईफाई का नुकसान ये है कि सिर्फ वो एक जनरल जगह हो गया, एक कुछ ऑर्बिट होगा कि मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ हूँ कि कुछ हम कहें कि कुछ डिस्टेंस होगा वहाँ तक तो वाईफाई चलेगा, पर उसके अगर मैं उस डिस्टेंस के आगे कवर करता हूँ तो फिर हमारे पास वाईफाई के सिग्नल बंद हो जाएंगे। तो उस चीज़ को हटाने के लिए हमारे पास 3G या 4G है। दोनों स्पीड ज़्यादातर सेम ही होती हैं। 3G और 4G आपका डायरेक्ट कनेक्ट होता है आपके
मोबाइल फ़ोन सेटेलाइट के साथ या उनके टावर के साथ, बस जहाँ जहाँ सिग्नल होंगे आपके पास वहाँ स्पीड आती रहेगी। तो ये हमारे पास ज़्यादातर वायरलेस में यूज़ होता है। इंटरनेट हमारे पास क्या है? इंटरनेट हमारे पास अगर डेफिनेशन देखें तो इज़ अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, मतलब छोटे छोटे नेटवर्क जो होते हैं वो आपस में कनेक्ट होते हैं और छोटे नेटवर्क आपस में कनेक्ट करके हम काफ़ी स्मॉलर नेटवर्क आपस में कनेक्ट करके एक इंटरनेट का नेटवर्क बनता है। ठीक है, अगर नेटवर्क और डिफाइन करें तो नेटवर्क सिर्फ होता है कि आप एक से ज़्यादा कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करें। शर्त ये है कि वो कनेक्टिविटी एसीओ के इन्फॉर्मेशन शेयर हो, तो उसे नेटवर्क कहते हैं। इसमें कभी कभी सवाल भी आता है कि इंटरनेट और नेटवर्क सेम है या नहीं है, तो दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इंटरनेट अलग है और नेटवर्क अलग है। ठीक है, इंटरनेट में दो कीवर्ड ज़्यादा यूज़ होते हैं, एक क्लाइंट और दूसरा सर्वर। क्लाइंट का मतलब होता है कि जो कंप्यूटर जो यूज़र इंटरनेट एक्सेस कर रहा है उसे क्लाइंट कहते हैं। मैं अभी बैठा हुआ हूँ, मुझे कंप्यूटर चलाना है तो मैं एज अ क्लाइंट हूँ। मैंने वेबसाइट रन की, गूगल ओपन किया, तो जो गूगल ओपन किया है तो वो मैं एज अ क्लाइंट गूगल ओपन कर रहा हूँ। वही गूगल या फेसबुक मेरे सामने में जब रिज़ल्ट के तौर पे ओपन हुआ है तो वो क्या है? आपका सर्वर है जहाँ पे वो वेबसाइट अप्लाई है या जहाँ पे वो सिस्टम या वो सर्विसेज अपडेट है, तो उसे हम सर्वर कहते हैं। ये इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब, ये भी दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। जिस तरीके से मैंने कहा था कि इंटरनेट आपका सिर्फ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स है, एक ये पूरी कंप्लीट एक इंफ्रास्ट्रक्चर है इस जिसमें हमारे पास बहुत सारे स्मॉल नेटवर्क आपस में कनेक्टेड है। हाँ, इसमें मज़ीद चीज़ें हम कह सकते हैं कि कुछ हार्डवेयर्स भी यूज़ होते हैं, जिस तरीके से आपस में कंप्यूटर कनेक्टेड हैं, सर्वर कनेक्टेड हैं, केबल्स हैं, और कभी कभी हमारे पास सॉफ्टवेयर की भी नीड आती है। इसकी एग्जांपल मैं लेता हूँ, अगर मुझे अपने कैंपस में इंटरनेट लगाना है तो क्या करूँगा? जाहिर सी बात है, इंटरनेट की एक सर्विस आएगी। जो ऊपर हमने देखे हुए हैं कि कहीं PTCL से मैंने सर्विस ली। हाँ, किस में इंटरनेट चलाऊंगा तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए? कुछ कंप्यूटर्स चाहिए। मुझे अगर अपनी वेबसाइट को रन कराना है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा? एक सर्वर बनाऊँगा जिसमें अपनी वेबसाइट अपलोड करूँगा, ताकि कोई भी क्लाइंट वेबसाइट जब भी रन करे तो वो वेबसाइट उसके सामने ओपन हो जाए। फिर हमारे पास सॉफ्टवेयर यूज़ होता है कि वो सॉफ्टवेयर चलाएंगे कैसे? जाहिर सी बात है, मेरे पास कोई ऐसा सॉफ्टवेयर होगा जिसके ज़रिए मुझे वेबसाइट रन करनी हो, तो उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन आ सकता है कि इंटरनेट या वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट का पार्ट है? कम इंटरनेट नहीं है, सिर्फ हमारे पास एक वेब जो होती है वो आपकी एक इंटरनेट का हिस्सा है। आप इंटरनेट का एक पार्ट है, जो एक सर्विसेज है जो इंटरनेट की तरफ हम एक्सेस करते हैं। और वर्ल्ड वाइड वेब एक्सेस कैसे होता है? सिंपल, हम URL की फॉर्म में एक्सेस होता है। जब भी ब्राउज़र पे आप कोई भी URL टाइप करते हैं, जिस तरीके से हम ऊपर लिखते हैं www.google.com, ये हमने एक URL इंटर की, जिससे एंटर करूँगा तो वह उस डेजिग्नेशन में हमारे पास वेब की सूरत में सामने चीज़ ओपन हो जाती है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब में कुछ और चीज़ें हमारे पास यूज़ होती हैं। एक वेब में सिर्फ हमारे पास एक इंटरनेट नहीं है, मतलब ना वेब और इंटरनेट दोनों सेम नहीं है। वेब में हमारे पास मल्टीमीडिया बेस के तौर पे काफ़ी चीज़ें इंस्टॉल होती हैं। उसमें आप कह सकते हैं कि कंप्लीट इमेजेस, वीडियोस या ऑडियोज़, उसे मल्टीमीडिया बेस कह सकते हैं। कि ब्राउज़र वो सॉफ्टवेयर है जो ऊपर बात हो चुकी थी कि यहाँ मैंने बात की थी कि ये जो हमारे पास सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा है, सॉफ्टवेयर में ही हमारे पास एक आपका ब्राउज़र आ जाता है जिसकी मदद से मुझे वो वेब एक्सेस करनी होती है। चलें, आपके पास एक PTCL का कनेक्शन है, आपके पास एक कंप्यूटर है। अब मैं अगर आपको कहूँ कि मुझे फेसबुक चला के दिखाएं, तो फेसबुक चलाएंगे किस में? उसके लिए कोई ना कोई तो सॉफ्टवेयर होगा। तो वो सॉफ्टवेयर जिसकी वजह से मैं वो एक्सेस कर पाऊँगा तो उसे हम ब्राउज़र कहते हैं। सिंपल से आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। कौन कौन से ब्राउज़र है? इंटरनेट एक्सप्लोरर है, मोज़िला है, एप्पल है, गूगल क्रोम है, और माइक्रोसॉफ्ट वालों का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये वेबसाइट सिंपल, आप एक
लोकेशन कह सकते हो सर्वर की, जो हमारे पास ओपन करते हुए URL टाइप करते हुए जो जगह पहुंचाता है वो हमारे पास वेबसाइट कहलाती है। जैसे MC Brahil ये हमारे पास एक वेबसाइट है, जब भी इंटर करेंगे हमारे पास डेजिग्नेशन में पूछेगा तो हमारे पास वो वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अगर वेबसाइट की डेफिनेशन की बात करें तो आप ये बता सकते हैं कि ग्रुप ऑफ वेब पेजेस इज कॉल्ड वेबसाइट। ग्रुप ऑफ वेब पेज इज कॉल्ड वेबसाइट। वेब पेज क्या होता है? सिंपल सा एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें इंक्लूडेड है आपके पास टेक्स्ट, पिक्चर्स, साउंड और वीडियोस। और हमेशा वेबसाइट कभी भी सिंगल नहीं बनती, वो मल्टीपल पेजेस के साथ बनती है। इसकी एग्जांपल बहुत दफ़ा मैं बता चुका हूँ। जिस तरीके से अगर हमारे पास फेसबुक है तो फेसबुक का जो मेन पेज होता है वो अलग पेज है, फिर पेजेस का पेज है, फिर आपके पास ग्रुप का पेज है। ये सारे ग्रुप आपस में अगर कनेक्ट कर लें तो वो आपका क्या बन जाता है? एक वेब पेज बन जाता है। और सॉरी कि सारे कंप्लीट पेज को मिला के हमारे पास वो क्या बन जाती है? एक आपकी वेबसाइट बन जाती है। ठीक है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जैसे ऊपर हमारे पास लिखा हुआ है कि कंप्लीट आपकी एक URL है। अच्छा, इसमें कुछ कन्फ्यूजन आती है URL और वेबसाइट में। हमारे पास जो हम टाइप करते हैं वो URL है और जो सामने रिज़ल्ट ओपन होता है वो हमारे पास वेबसाइट है। अब मैंने लिखा जैसे nps.government इंटर करूँगा, ये आपने क्या लिखा है? URL लिखी है। इंटर किया, वो वेबसाइट हमारे पास सामने नज़र आ गई तो वो हम कह सकते हैं हमारे पास वेबसाइट हमारे पास सामने आई है। URL में ज़्यादातर 3 या 4 चीज़ें यूज़ होती हैं। कौन कौन सी? एक का हमारे पास प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है, ऊपर इसमें लिखा हुआ है आपका ये प्रोटोकॉल। इसी से एक डोमेन और हमारे पास डायरेक्टरी। बाकी आपकी एक्सटेंशन लाजमी नहीं है, एक्सटेंशन शो हो। ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो हर वेबसाइट में ऊपर शो होती हैं। ठीक है, 1 मिनट आपको दिखा भी देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से देखें मैंने ऊपर लिखा है, अगर मैं इसे क्लिक कर रहा हूँ तो हमारे पास youtube.com, अब देखें HTTP आपका प्रोटोकॉल हुआ, YouTube आपका डोमेन हुआ, फिर आगे C ये डायरेक्टरी है, मंसूर कंप्यूटर ये भी डायरेक्टरी है, फिर उसमें मंसूर कंप्यूटर में क्या चीज़ मैंने ओपन की है? प्लेलिस्ट, तो ये भी आपके पास डायरेक्टरी है। कभी कभी अगर फाइल ओपन होगी तो वो आ गया आपकी इसकी एक्सटेंशन आ जाएंगी। तो इस तरह से अब ये हमारे पास जो सामने नज़र आ रहा है ये URL है। जो पेज ओपन हुआ है ये हमारे पास क्या ओपन हुआ है? वेबसाइट ओपन हुई है। ठीक है, वेब पोर्टल ये भी एक वेबसाइट की ही टाइप है, पर इसमें हमारे पास क्या है? काफ़ी सारी रिसोर्सेस होती हैं। अब वो आपकी रिसोर्सेस होती हैं, आप उसमें ऑनलाइन शॉपिंग भी है, इस तरीके से ईमेल भी है, फोरम्स भी हैं, स्टॉक भी हैं, ट्रैवल इन्फो भी है। मतलब एक से ज़्यादा कैटेगराइज या एक से ज़्यादा चीज़ें आपकी एक ही वेबसाइट में मौजूद हों तो उसे हम वेब पोर्टल कहते हैं। इसकी बेहतरीन एग्जांपल आपके पास याहू है। ठीक है, अब ये मैंने याहू ओपन किया। अब इस याहू में देखें क्या क्या चीज़ें आपके सामने नज़र आ रही हैं। हम बस ईमेल सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, ईमेल के बाद आपके पास सब स्पोर्ट्स का भी ऑप्शन है, एंटरटेनमेंट का भी ऑप्शन है, लाइफ भी आ रही है, शॉपिंग भी आ रही है। मतलब ये हमारे पास के एक वेब पोर्टल है जिसमें एक से ज़्यादा चीज़ें आपके सामने नज़र आ रही हैं। इसी तरह से देखें वेदर भी बता रहा है, स्कोर कार्ड स्पोर्ट्स के बारे में बता रहा है, हॉरोस्कोप भी बता रहा है। मतलब पूरा एक कंप्लीट रिसोर्सेस हैं जिसकी मदद से हमारे पास ये वेब पोर्टल सामने ऑप्शन मौजूद होता हो। ठीक है, इसी तरीके से अब इसमें कीवर्ड वो जो चीज़ हम टाइप करते हैं उसे कंप्यूटर की या सर्च इंजन की वजह से कीवर्ड कहते हैं। ये आपको सर्च भी करता है। अब अगर मैं इससे और गूगल को कंपेयर करूं, यहाँ से अगर मैं टाइप करता हूं ठीक है, अब ये वही सर्च इंजन है। मतलब ये ज़रूरी नहीं कि आपकी कंप्लीट जो डिटेल होगी पूरी आर्टिकल बेस होगी वो नॉलेज हमारे पास शो करेगा। अब ये देखिए मेरी वीडियोस भी बता रहा हुआ। अब ये सारे के सारे वो सर्च बता रहा है जो पूरी वर्ल्ड वाइड वेब में मेरे मंसूर कंप्यूटर के नाम से चीज़ें सर्चिंग है। अब या अगर गूगल से सर्च करता हूँ तो गूगल का थोड़ा पैटर्न अलग होगा।
ठीक है, अब इसमें फ़ेसबुक की प्रोफाइल सर्च की है और मेरा PK WW3, तो इस तरीके से मतलब अभी इसमें भी फेसबुक का आ रहा है। और ठीक है, तो ये चीज़ें हम आपकी सर्च इंजन पे बेस यूज़ होती हैं कि कौन सी चीज़ सर्च इंजन की क्या कैटेगरी है, किस तरीके से सर्च कर रहा है। पर समझाने का मतलब ये था कि अब ये सर्च याहू से मैंने अगर सर्च किया तो ये सिर्फ याहू नहीं बता रहा, जो इसके सामने वेबसाइट नज़र आ रही है उस वेबसाइट में वो कीवर्ड फाइंड करके मुझे दे रहा है। तो आप इसकी मदद से भी अपना आर्टिकल या अपना टॉपिक सर्च कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास यही काम जिस तरीके मैंने अभी सर्च करके आपको बताया था कि सर्च सर्विसेज से या सर्च कैसे सर्चिंग करता है, तो उसके लिए हमारे पास कुछ डेटाबेस होते हैं। तो अब जिस तरीके से याहू भी एक सर्च इंजन है, बिंग है, गूगल है, ask.com है, ये सारे के सारे सर्च इंजन है। रिज़ल्ट में फ़र्क आता है, कोई चीज़ पहले ही कुछ कहीं और सर्च हो रही है, कोई वेबसाइट डिफरेंस बता रहा है। तो अब वो फ़र्क क्यों आ रहा है, क्योंकि अब उसमें हर किसी का कोई ना कोई प्रोग्राम इंट्रोड्यूस यूज़ हुआ होता है। जिस तरीके से क्लॉरर है, बूट है, एजेंट्स हैं। अब स्पाइडर क्रॉल क्या करता है, अपने वर्ल्ड वाइड वेब में जो उसे चीज़ समझ आई वो रिज़ल्ट मुझे पहले बता देगा। तो ये इसी से फॉलो लिंक्स है, इंडेक्सिंग है। तो ये सिंपल हमारे पास सर्च है कि कभी भी सर्च इंजन एक जैसा नहीं होगा। याहू में सर्च कर रहे हैं अलग रिज़ल्ट आ रहा है, बिंग में सर्च करेंगे, बिंग में भी देख लेते हैं। ये बिंग माइक्रोसॉफ्ट वालों का। ठीक है, तो अब देखें बिंग में भी वीडियोस आ रही हैं यूट्यूब वाली मेरी, और ये जो फेसबुक वाला पेज था ये देखें गूगल में शो नहीं हो रहा, बल्कि आपका याहू वाले सर्च इंजन में आ रहा था। तो ये रहा अल मंसूर, मैं नहीं हूँ, कोई और ही है। अब ये दोनों रिज़ल्ट बिंग और याहू में बता रहा है पर गूगल में नहीं बता रहा। गूगल में मेरी वीडियो भी शो नहीं हो रही, बल्कि याहू और आपका बिंग में हमारे पास वीडियो शो हो रही हैं जो मैंने बनाई हुई है। ये यूट्यूब वाली सारी मेरी वीडियो है। तो इस तरीके से अब वो डिपेंड करता है सारे सर्च इंजन पे कि किस तरीके से सर्च इंजन करते हैं और कैसे वो कीवर्ड को फाइंड करके हमारे पास रिज़ल्ट शो करता है। तो ये ज़्यादातर 4 सर्च इंजन या सर्च टूल, वेब सर्च टूल यूज़ होते हैं। एक इंडिविजुअल, जिस तरह से अभी हमने सर्च किया था, जो भी आमतौर पे यूज़र सर्च करता है क्या करता है, एक सर्चेबल डेटाबेस के नाम से वेब पे कोई टाइप करता है कीवर्ड और इंटर करता है, तो उसके बाद रिज़ल्ट शो हो जाता है। तो वो सिंपल इंडिविजुअल सर्च होती है, जिस तरह से मैंने अभी आपके सामने सर्चिंग की थी। सब्जेक्ट डायरेक्टरी ज़्यादातर यूज़ होती है कि आप हर किसी वेबसाइट में कुछ न कुछ डायरेक्टरीज़ बनी होती हैं, उसकी मदद से सर्च करते हैं। ठीक है, अब जिस तरीके से अब हम यहाँ से कैटेगरीज़ बनी है, जैसे हमने याहू में देखा था कि अगर मैं याहू में जा रहा हूँ कैटेगरी, ठीक है। अब इसमें जैसे अब शॉपिंग का मैंने टॉपिक किया है, तो अब शॉपिंग में भी कैटेगरीज आ रही हैं कि क्या क्या शॉपिंग करनी है। स्टोर्स अलग हैं, फिर कैटेगरीज़ में अलग है, ऑटो। तो इस तरह से अब सिर्फ जो भी यूज़ करूँगा मैं कैटेगरीज़, तो उस तरीके से हमारे पास वो चीज़ें सामने नज़र आएंगी। तो आप कैटेगरीज़ के हिसाब से भी सर्चिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से अब मुझे पता है कंप्यूटर है तो सिर्फ इसमें कंप्यूटर के बारे में ही बताएगा, तो ये भी आप कैटेगरीज़ वगैरह से देख के भी या डायरेक्टरीज़ की वजह से हम सर्च कर सकते हैं। थर्ड, मेटा सर्च। मेटा सर्च ज़्यादातर आप सर्च होता है आपकी डिस्क्रिप्शन को देख के। मैंने जो पहले सर्च किया था, हमने 2 कैटेगरीज़ में देखा था। जो भी नाम लिखते हैं तो वो नाम तो आ रहा है, पर ज़्यादातर हमारे पास मेन चीज़ से सर्च हो रहा है। अब अगर मैं यहाँ से सर्च करता हूँ
ठीक है, अब एक चीज़ इसमें सर्च करता हूँ। ठीक है, अब ये वेबसाइट मैंने ओपन की है। अब इसमें अगर मैं टाइप करता हूँ मंसूर कंप्यूटर, तो अब रिज़ल्ट देखें, ये सिंपल जो उसकी हेडिंग वाला नाम है वो नहीं बता रहा, पर उसकी जो डिस्क्रिप्शन में कहीं ना कहीं से नाम होगा वो सर्च करके बता रहा है, हाईलाइटेड हो रहा है। अब इसमें भी ये देखें, अब यूट्यूब का नाम तो है, पर उसमें अगर डिस्क्रिप्शन में देखें तो यहाँ भी पूरा नाम दिया हुआ है। तो ये मेटा सर्च होता है कि आप किसी डिस्क्रिप्शन को देख के वो रिज़ल्ट वैसे तो उसकी वेबसाइट में मौजूद नहीं है, पर जब हम सर्च करते हैं तो सर्च करते वक्त वो चीज़ हमारे पास सामने नज़र आती है। वो फिर आपकी मेटा डिस्क्रिप्शन होती है कि आप टैग यूज़ क्या कर रहे हैं या उसकी डिस्क्रिप्शन यूज़ क्या कर रहे हैं, तो वो हमारे पास यूज़ होता है। अब उसकी बेस्ट एग्जांपल अगर मैं कोई यहाँ से एक वेबसाइट और वीडियो ओपन करता हूँ, ठीक है, अब इसमें मैंने काफ़ी टाइम ये टैग्स अलग लिखा है, सेशन है, फिर यहाँ से टैग यूज़ किए हैं, फिर मज़ीद इसमें मैंने ये पूरी एक डिस्क्रिप्शन लिखी है। अब ज़रूरी नहीं कि वो नाम जो सर्च हो मेरा वो यही सर्च हो, इसमें से कोई चीज़ अगर मर्ज एंड अनग्रुप शेप ये भी सर्च हो सकता है। अगर ये रिज़ल्ट मेरे पास शो होगा तो ये आपकी क्या है, मेटा सर्च में आ जाता है कि मेटा सर्च में हमारे पास कौन सी चीज़ सामने नज़र आ रही है। तो इस बेस पे भी हम मेटा सर्च के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। स्पेशल सर्च इंजन, अब ये थोड़ा बहुत इसी से डायरेक्टरी से ही निकला है, पर डायरेक्टरी क्या था, एक ही वेबसाइट में मुख्तलिफ से ऑप्शन थे। अगर याहू है, फिर याहू से हम शॉपिंग ओपन करें तो फिर शॉपिंग में डायरेक्टरीज थी। स्पेशल सर्च इंजन सिर्फ ऐसी वेबसाइट होती हैं जो बनी ही ख़ास तौर पे होती हैं। जिस तरीके से career.com है, मुझे पता है career.com में क्या होगा, आपकी जॉब्स ही होंगी। विकीपीडिया है तो विकीपीडिया में क्या चीज़ें होंगी, विकीपीडिया में सिर्फ मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कभी भी उसमें से इमेज नहीं मिलेगी। तो इस तरीके से सिर्फ ऐसे कुछ सर्च इंजन होते हैं जो आपको एक ही चीज़ सर्च करके बताएंगे, तो वो हमारे पास स्पेशल सर्च इंजन कहलाते हैं। तो ठीक है, इसी तरीके से मल्टीमीडिया सर्च है कि अगर मुझे इमेजेस ढूंढनी है तो मैं गूगल इमेज पे जाके मुझे इमेजेस मिल जाएंगी। ऑडियोज़ हैं तो ऑडियोज़ याहू म्यूज़िक में हैं। वीडियोज़ आपके पास यूट्यूब से मिल जाएंगी, फेसबुक से सर्च। अब वो सिंपल हम क्या करते हैं, कैटेगरीज, ठीक है, मेरे पास गूगल है, इसमें सिंपल अगर मुझे इमेजेस चाहिए तो यहाँ से जाके ये हम इमेजेस करूँगा तो इमेजेस आ जाएंगी, वीडियोस करेंगे तो वीडियो आ जाएंगी। तो इस तरीके से हम चीज़ों को सर्च कर सकते हैं। टैग, इसका यूज़ काफ़ी आप लोगों ने देखा होगा, अभी भी मैं दिखा चुका हूँ वीडियो में। टैग ज़्यादातर यूज़ होते हैं आपके इंस्टाग्राम में, फेसबुक में भी यूज़ होते हैं। अब यहाँ से जिस तरीके से मैंने यूज़ किया है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, या आप इस तरीके से सर्च भी कर सकते हैं। अब अगर मैंने यहाँ से हैशटैग लिखा और देखता हूँ सर्च होता नहीं होता शेप्स, ठीक है, इस तरीके से वीडियोस हमारे पास सामने आ रही है। ये आपके ट्विटर वगैरह या फेसबुक वगैरह में भी हम इसमें चीज़ें सर्च कर सकते हैं। ठीक है जनाब, तो इस तरीके से हम टैग वगैरह को भी देख के अपने फाइल को या कहीं ना कहीं से सर्च कर सकते हैं। तो ये कुछ सर्चिंग के टूल्स थे कि आप किस वजह से सर्च कर रहे हैं। ठीक है, ईमेल अदर, ईमेल की पहली लैब में मैंने ईमेल आप लोगों को सिखा दी थी और कुछ स्टूडेंट की ईमेल आई थी, बाकी ईमेल मुझे नहीं आई। इन फ्यूचर आगे फिर एक कोई ना कोई ईमेल का टास्क लाजमी दूंगा। ठीक है, अभी कुछ देर पहले एक प्रोटोकॉल की बात हुई थी कि हमारे पास कुछ ऐसे प्रोटोकॉल होते हैं जिसकी वजह से टेक यूआरएल में प्रोटोकॉल इस्तेमाल होते हैं। तो ये सिर्फ एक एज आ नॉलेज हमें पता होना चाहिए कि अब अगर मुझे कोई मैसेज वगैरह सेंड करना हो तो उसे हम ईमेल वगैरह करनी हो तो उसके लिए हमारे पास SMTP प्रोटोकॉल यूज़ होता है। अगर मुझे कोई डॉक्यूमेंट को देखना हो तो उसमें हमारे पास HTTP प्रोटोकॉल है। अगर मुझे कोई फ़ाइल डाउनलोड या अपलोड करनी हो तो वो आप
FTP प्रोटोकॉल की मदद से कर सकते हो। और अगर मैं इधर अपने घर बैठ के कहीं भी किसी और सिटी से भी अगर कोई प्रोग्राम चलाना हो तो उसके लिए मैं टेलनेट प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करूँगा। तो ये वो सारे प्रोटोकॉल होते हैं जिसकी मदद से हम फाइलों को एक्सेस करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, ऑनलाइन गोल्ड माइन, इंटरनेट को ऑनलाइन गोल्ड माइन का कहते हैं, सोने की कान कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई? तो इंटरनेट का जो ज़्यादा फ़ायदा हुआ था वो हमारे पास हुआ था इंटरनेट टेलीफोनी को। क्योंकि इंटरनेट पहले जिस तरीके से अगर बना था तो वो सिर्फ उसकी बनाने का मकसद ये था कि इन्फॉर्मेशन जो होती थी वो एक दूसरे से शेयर करना या डिस्टेंस को कम करना था। फिर हमारे पास इंटरनेट टेलीफोन का इस्तेमाल हुआ, उसकी वजह से क्या हुआ, जो लॉन्ग डिस्टेंस था वो आपकी बहुत जो लॉन्ग डिस्टेंस था वो आपके पास क्या हो गया, बिल्कुल करीब हो गया। और इसमें दूसरी बात ये थी कि वो इनएक्सपेंसिव है, कोई उसके चार्जेस नहीं है। सिंपल आपके पास एक कोई फ़ोन, ना उसमें फ़ोन नंबर की नीड है, ना आपके पास कोई स्पेशल फ़ोन होना चाहिए या नंबर होना चाहिए। सिंपल सा हमारे पास क्या है, एक मोबाइल हो और एक इंटरनेट कनेक्शन हो जिसकी वजह से मैं, और एक ज़्यादातर आपके पास सॉफ्टवेयर हो जिसकी वजह से आप उसमें कनेक्शन वगैरह को कॉल कर सकते हैं। तो वो हमारे पास ज़्यादातर आपकी स्काइप हुआ, या आजकल हमारे पास जूम चल रहा है या व्हाट्सअप हो रहा है, तो इसके ज़रिए भी हम कॉल वगैरह कर सकते हैं। फिर हमारे पास यूज़ हो जाती है आपके पास मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया भी हमारे पास इंटरनेट को थोड़ा और फास्ट ज़्यादा इंटरनेट का यूज़ होने लगा। जैसे कि पहले जो इन्फॉर्मेशन होती थी वो ज़्यादातर होती थी टेक्स्ट बेस, हमने सर्च किया, चीज़ें हमारे पास सामने आई, उनको टाइप किया या प्रिंट किया। आजकल के हमारे पास क्या हो रहा है, ज़्यादातर हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी इन्फॉर्मेशन वीडियोस साउंड्स में आए, तो उसमें हमारे पास ज़्यादातर हम इस्तेमाल करते हैं आपका ठीक है, काफ़ी आपके मल्टीमीडिया एप्लेट्स यूज़ होते हैं। कोई ना कोई एक ऑप्शन पॉपअप आ जाता है कि आप इसे डाउनलोड कर लें, या फिर आप इसमें सिंपल सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वेबसाइट में न्यू इन्फॉर्मेशन होगी वो आपकी वेबसाइट में आ जाएगी। न्यूज़ आ जाते हैं, जॉब्स वगैरह में आ जाते हैं, तो काफ़ी हमारे पास ऑप्शन आ जाता है। जैसे गूगल अर्थ है, आप उसमें से मैप सूरत की फॉर्म में आप देख सकते हैं कौन सी जगह कहाँ पे है। तो ये इसी तरीके से एनिमेशन किसे कहते हैं, एनिमेशन एक ऐसी तस्वीरें होती हैं जो मूवमेंट तस्वीरें होती वो पिक्चर ही हैं, उन्हीं कोई बार बार रिपीटेशन की अपीयरेंस में यूज़ करते तो हम ऐसा लगता है वो एनिमेशन है। तो आपकी उसमें वीडियो गेम भी यूज़ होती है, या ज़्यादा कोई चीज़ बेहतर समझाने के लिए भी एनिमेशन का कॉन्सेप्ट दिया जाता है। वीडियोज़ स्ट्रीमिंग वीडियोज़ हैं, कंटिन्यूसली फिल होती हैं। रियल प्लेयर पहले यूज़ होता था जो इंटरनेट की वीडियोज़ चलाने के लिए हमारे पास सॉफ्टवेयर यूज़ होता था, आजकल तो हर जगह वो वीडियोज़ चल जाती हैं। ठीक है, पुश टेक्नोलॉजी, ये कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज़ होती हैं आपके पास जो कि वेबसाइट की सूरत में इस्तेमाल होती हैं। जब भी हम कोई वेबसाइट को ओपन करते हैं तो वो चीज़ हमारे पास सामने जो नज़र आती है उससे पुश टेक्नोलॉजी कहते हैं। वो आपकी वीडियो हो सकती है, वो आपके पास कोई ऑडियो की सूरत में आ जाए कि सामने राइट या लेफ़्ट साइड देखा होगा पॉपअप आ जाता है कि आप चैटिंग कर सकते हैं या आपको कोई हेल्प चाहिए। तो इस तरीके से वो वेबकास्टिंग की सीरीज़ हमारे पास सामने आती है। ठीक है, RSS, ये भी आपकी, अब इसमें वीडियोज़ वगैरह आ रही थी, इसमें ज़्यादातर आपकी ग्रुप फॉर्म में आ जाता है कि लिखा हुआ आ जाता है कि कौन सी चीज़ चाहिए। ब्लॉग, सिंपल आपकी स्टार्टिंग में जिस तरीके से मैंने कहा था कि आप ब्लॉग राइट कर सकते हैं, कि आपकी टेक्स्ट फॉर्म हमारे पास यूज़ होती है, सिंपल लिखा हुआ होता है, उसे कोई जो लिखने को ज़्यादा प्रीफर करता है तो वो आप ब्लॉग की सूरत में आप उसे रीड करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरीके से ये मैंने बताया था, इसके कुछ मैंने एग्जांपल ढूंढी है, वो दिखाता हूँ। अब ये देखें, एक वेबसाइट है, इस वेबसाइट को जैसे मैं रन करता हूँ तो मेरे पास सामने क्या आ रहा है, क्यों भाई, अभी तो चल रहा था।
ठीक है, अब ये ज़्यादातर हमारे पास एप्लेट आ रहा है, पर फिलहाल भाई ख्याल है ठीक है। हम देखें, जैसे मैंने ओपन किया ये एक सामने पॉपअप आ गया। तो ये हमारे पास एक टेक्नोलॉजीज़ होती हैं पुश के। अब इसमें जब भी मैं क्लिक करूँगा तो कोई ना कोई ऑप्शन आएगा। और मज़ीद अब इसमें देखें, ये साहब मूवमेंट हो रही है। अच्छा, हंस भी रहे हो, ठीक है भाई, ठीक है जी जी। अब ये क्या बीच में एक हमारे पास इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ये हमसे कम्युनिकेट कर रहा है, पर है क्या, सिर्फ सर्च इंजन है। किसी वजह से सर्च इंजन के तौर पे यूज़ करता है, जो इस पॉइंट में बताया गया था कि आप सिर्फ इंफॉर्मेशन करने के लिए आप वेब कास्टिंग की तौर पे इस्तेमाल कर सकते हो। मज़ीद हम जिससे मैंने इस रफ़ा की, अगर ये ओपन करते हैं, नहीं, अब ये देखें, ये हमारे पास एक फीड आ गया सामने। ये भी हमारे पास RSS का ऑप्शन है। इस तरीके से हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी होती है, सिर्फ एक दफ़ा क्लिक करने पे हमारे पास वो ऑप्शन शो करता रहता है कि आप उसे एज फीड के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। हम सिंपल मैं यहाँ से चैट वगैरह कर सकता हूँ बैकग्राउंड में, जब भी हमारे पास रिज़ल्ट भी शो होंगे जो ऑनलाइन होगा। तो ये हमारे पास पुश टेक्नोलॉजी और वेब कास्टिंग की सूरत में दोनों चीज़ें यूज़ होती हैं। अब आ जाते हैं ई कॉमर्स पे। ई कॉमर्स हमारा इस्तेमाल होता है आपका जनाब ऐसी चीज़ें जो हम इंटरनेट के थ्रू पे ख़रीदो फरोख्त कर सकें। तो वो आप ख़रीद भी सकते हैं या फिर सेल भी कर सकते हैं। इसके 3 मॉडल हैं, बिज़नेस टू कंज्यूमर, बिज़नेस टू बिज़नेस, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। पहले देखते हैं बिज़नेस टू बिज़नेस को। बिज़नेस टू बिज़नेस ऐसा ट्रांजैक्शन होती है या ऐसी कंपनीज़ होती दोनों तरफ से बिज़नेस आपस में इन्वॉल्व है। मतलब बड़े बिज़नेस सेल करते हैं छोटे बिज़नेस को, फिर छोटे बिज़नेस होल्डर अब सेल करता है अपने से छोटे से। जैसे मैन्युफैक्चर है वो सेल करता है होलसेलर को, फिर होलसेलर सेल करता है अपने रिटेलर को। एग्जाम्पल है, जिस तरीके से मेहरान कार बन रही है, डेल लैपटॉप बन रहा है, कंपनी की तो डेल है, डेल वाले बेच रहे हैं किसी मार्केटर को, फिर मार्केटर पूरी मीरपुर खास को डिलीवर कर रहा है। तो इस तरीके से बिज़नेस आपस में दोनों होते बिज़नेस हैं, बस वो कम बड़े और छोटे बिज़नेस आपस में इन्वॉल्व होते हैं। तो उसमें आप IT सर्विसेज दे सकते हो, जिस तरीके से कोई सर्विस मुझे सर्वर चाहिए, अब कौन सर्वर की जगह घेरेगा। तो मैंने क्या किया, एक सर्विस ले ली कि एक सर्वर परचेज़ कर लिया, उसमें अपनी वेबसाइट को सेट कर दिया। इसी तरीके से सेटेलाइट फ्रीक्वेंसी है कि जिस तरीके FM होते हैं 98 है 99, एक सेटेलाइट ख़रीद रही है, जो भी मेरी न्यूज़ आती है मैंने उसे वहाँ डिलीवर कर दिया। क्लाउड हो गया, वेब होस्टिंग हो गई, दोनों पहले बता चुका हूँ क्लाउड और वेब होस्टिंग क्या है। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाता है बिज़नेस टू कंज्यूमर। इसमें एक साइड बिज़नेस होता है और दूसरी साइड कंज्यूमर होता है कि वो आप सर्विसेज खरीद सकते हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास दराज है। क्या होता है, एक तरफ बिज़नेस इन्वॉल्व होता है, एक तरफ कंज्यूमर इन्वॉल्व होता है, और हमें बिज़नेस होल्डर या दुकान पे जाने की नीड नहीं होती। सिंपल हम ऑर्डर प्लेस करते हैं और वहाँ से हमारे पास ऑर्डर कुछ टाइम के बाद घर पे डिलीवर हो जाता है। फिर कंज्यूमर टू कंज्यूमर है, इसमें दोनों तरफ से कंज्यूमर यूज़ होते हैं कि मतलब इसमें ज़्यादातर यूजेबल चीज़ें होती हैं। जैसे मेरे पास मोबाइल है, चला लिया, बेचना है भाई, तो हमने क्या किया, OLX पे ऐड दिया और उसमें कोई भी थर्ड पार्टी यूज़ नहीं होती, कोई बिज़नेस होल्डर यूज़ नहीं होता, उसने अपना कॉन्टैक्ट दिया होता है, उस कॉन्टैक्ट में बात की, गए, चाय वाय पी और मोबाइल बेच दिया। तो इस तरीके से हमारे पास दोनों तरफ से कंज्यूमर टू कंज्यूमर इन्वॉल्व होते हैं। ये बात ई कॉमर्स में। और वेब 2.0 इसका फ़ायदा हमारे पास, जैसे पहले मैंने कहा था कि जो पुराने इंटरनेट वगैरह होते थे या जब इंटरनेट की हिस्ट्री हुई थी तो उसका मकसद तो सिर्फ था इन्फॉर्मेशन को शेयर करना। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो इतना आगे चला गया कि आजकल हम सोशल यूज़र हो गए, सोशल नेटवर्किंग हो गए। कि पहले जो न्यूज़ अखबारों और
न्यूज़ में देखते थे, आजकल वो हम सोशल नेटवर्किंग पे देखते हैं कि अच्छा ये भी हो रहा है। और विदाउट सोशल नेटवर्किंग तो सोच ही नहीं सकते, पूरा दिन फेसबुक और व्हाट्सएप पे चल सकता है। तो इस तरीके से हमारे पास सोशल नेटवर्किंग का फ़ायदा ज़्यादा हो रहा है कि आप सोशल यूज़ हो सकते हैं, आप अपनी इमेजेस सेंड कर सकते हैं, वीडियोज़ हैं, आइडियाज़ हैं, आप अपनी कम्युनिटी बना सकते हैं, अपने फॉलोवर को इंक्रीज़ कर सकते हैं। और यूट्यूब में आप वीडियोज़ बना सकते हैं, जिस तरीके से एक सोशल नेटवर्क बना सकते हैं। और मज़ीद बहुत सी चीज़ें इसमें यूज़ कर सकते हो और अर्निंग भी हो जाती है। तो ये अभी तक जो हमने बात की थी उसमें क्या था, सारे की सारी बातें नहीं इंटरनेट के फ़ायदे। तब हमने ये देखा था कि इंटरनेट में ये प्रोटोकॉल होते हैं, यहाँ घर बैठे आप कहीं से भी कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, फ़ाइल को अपलोड भी कर सकते हैं, फ़ाइल को डाउनलोड कर सकते हैं, इंटरनेट का कनेक्शन यूज़ हो सकता है वायर्ड के साथ, वायरलेस के साथ। अब बात कर रहे हैं द इन्वर्सिव इंटरनेट के नुकसान क्या हैं। इंटरनेट की वजह से कौन सी ऐसी चीज़ें जो हमें ख़राब या हमारे सिस्टम को ख़राब करता है, तो उससे थोड़ा और देख लेते हैं। तो सबसे पहले इंटरनेट का जो नुकसान है वो है मालवेयर का। मालवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो आपके कंप्यूटर को डैमेज करता है। ये सिंपल ज़्यादातर सॉफ्टवेयर डाउनलोडिंग में होती है। हम कोई भी फाइल वगैरह डाउनलोड करते हैं तो उसके साथ कभी कभी ऐसा सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाता है जो आपके कंप्यूटर को स्लो कर देता है। इसका एक्सपीरियंस करने में सिंपल सा तरीका है कि दो कंप्यूटर हैं, एक में मैं इंटरनेट यूज़ कर रहा हूँ, एक में इंटरनेट यूज़ नहीं कर रहा। कुछ भी नहीं करें, महीने में अगर मैं यूज़ करूँगा तो इंटरनेट वाला कंप्यूटर वो स्लो हो जाएगा। वजह, जब भी हम इंटरनेट करते हैं तो उसके साथ कुछ ना कुछ फाइलें डाउनलोड हो जाती हैं, तो उसमें कुछ कभी ना कभी मेलवेयर हमारे पास यूज़ होता है जो आपके कंप्यूटर को स्लो कर देता है। स्नूपिंग हमारे पास एक ये भी ऐसी हम कह सकते हैं कि यूजेज है जिसमें आपकी ईमेल प्राइवेट नहीं रहती, और ये आप अपनी ईमेल पब्लिकली सेंड करते हैं, फिर वो आपको कोई भी मैसेज सेंड हो सकता है, एक एम्प्लॉय भी कर सकता है, फ्रेंड भी कर सकता है। मतलब आपकी जो ईमेल होती है वो प्राइवेट नहीं रहती, पब्लिकली हो जाती है। तो जाहिर सी बात है जब ईमेल पब्लिक होगी तो क्या होगा, तो काफ़ी उसमें हैकर अटैक करेंगे, काफ़ी नॉन प्रोफेशनल लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, मतलब मैसेज सेंड कर सकते हैं। अच्छा, इसकी नीड क्यों होती है, क्योंकि अगर मुझे जिस तरह से मेरा चैनल है यूट्यूब का, तो मैं अपनी ईमेल दूंगा क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि मुझसे बंदे कांटेक्ट करें, मैं चाह रहा हूँ कि मुझे बंदे हायर करें ताकि मैं पढ़ा सकूँ। तो उसके लिए अगर ईमेल ही नहीं होगी तो बंदे कांटेक्ट मुझे कैसे करेंगे। तो दो ऑप्शन हो गए, या तो बेनिफिट के तौर पे काफ़ी स्टूडेंट मुझसे रब्ता भी करेंगे, काफ़ी ऐसे भी बंदे होंगे जो मुझे तंग भी करेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास स्नूपिंग, आपकी जो ईमेल होती है वो प्राइवेट नहीं रहती। फिर हमारे पास स्पैम आ जाता है। स्पैम एक ऐसी ईमेल होती है, वो हम कह सकते हैं कि आपकी इलेक्ट्रॉनिक फालतू ईमेल्स होती हैं। अब इसमें होता क्या है, अनसोलिसिटेड ईमेल दैट टेक अप योर टाइम। सिंपल, अगर आप स्पैम का ज़्यादातर गूगल में जाएंगे तो गूगल में स्पैम का पूरा एक फोल्डर बना हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं स्पैम में जाऊँ, ये देखें स्पैम, ये सारी की सारी मेरे पास स्पैम में आ जाती हैं। अब स्पैम में ज़्यादातर वो ईमेल आती हैं जो आपकी हैकर यूज़ करते हैं। कभी कभी फ़ायदे वाली भी ईमेल होती है, पर ज़्यादातर हमारे पास वो ईमेल होती हैं जो स्पैमर यूज़ करते हैं, आपको हैक करते हैं, आपके कंप्यूटर को में कोई ऐसा सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि आपका जो प्राइवेट डेटा है या आपकी ईमेल और पासवर्ड है वो उस कंप्यूटर में ऐड हो जाए। और कभी कभी इसमें लालच दे देते हैं कि आप इस ईमेल में करें तो आपको इतने पैसे मिले हैं, या आपने देखा होगा व्हाट्सएप में कभी कभी मैसेज आ जाता है कि इसे आप क्लिक करें तो आपको 50 MB मिल जाएगी, 50 GB मिल जाएगी। तो वो हमारे पास स्पैम के तरीके होते हैं। तो इसका हल ये है कि जहाँ भी ऐसी ईमेल आए तो उसको आप रिप्ले ना करें। ठीक, स्पूफिंग भी हमारे पास एक ईमेल का ही तरीका है कि अब इसमें क्या होता है कि ईमेल जो होती है वो किसी और के नाम से होती है। अब लिखा होता है कि facebook.com है
और जब हम ये मज़ीद और देखेंगे तो ऊपर फेसबुक लिखा होता है, सेंटर पेज में कोई और नाम लिखा होता है, तो वो भी आपको हैकिंग पर्पस के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है, ताकि आप जैसे क्लिक करें तो वो आपको फेसबुक में तो लेके जाता है, पर फेसबुक का एक पेज बना होता है और उसके बैकग्राउंड में उसकी अपनी वेबसाइट होती है। फिर हम जब डिटेल लिखते हैं तो थोड़ी देर के बाद हमें पता चलता है तो वो जो वेबसाइट थी वो तो किसी काम की नहीं है, तो हम बंद कर देते हैं। पर होता क्या, उसके बैकग्राउंड में जो हमने यूज़र नेम और पासवर्ड दिया था वो उस स्पैमर या उस बंदे के पास चला जाता है जो फेक ईमेल जिसने सेंड की थी। ठीक है, सीधे सीधे फिशिंग हमारे पास यूज़ होता है। ये भी आपकी फेक वेबसाइट की तरह इस्तेमाल होता है कि आप सिंपल एक ऐसी वेबसाइट का लिंक होता है जो क्लिक करते करते आप उस वेबसाइट तक पहुंचते हो। फिर जब हम उसमें अपना डेटा लिख सकते हैं तो आपकी वेबसाइट पूरी बैंकिंग की आपकी डेटा को एक्सपायर कर देता है। ये फार्मिंग ज़्यादातर जो हमने स्टार्टिंग में कहा था कि एक ईमेल या सॉफ्टवेयर का ही तरीका होता है। इससे आप होता क्या है कि एक मालवेयर सॉफ्टवेयर, कभी आपने नोट किया हो कि जब भी हमें कंप्यूटर चलाते हो मेरे पास इंटरनेट खुद ही चल जाता है, या क्रोम मेरे पास ओपन हो जाएगा, या एक वेबसाइट ओपन की उसमें 5 से 6 ब्राउज़र खुद ब खुद ओपन होने लगे, या आप खुद ब खुद सॉफ्टवेयर चलने लग गए। तो ये ऐसे फार्मिंग के सॉफ्टवेयर होते हैं कि वो बैकग्राउंड में अपनी एड बनाने के लिए कोई ना कोई एक ऐसा सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल कर देते हैं कि 5 से 6 वेबसाइटें खुद ब खुद चलने लग जाती हैं। तो वो हमारे पास एक फार्मिंग का ऑप्शन होता है कि वो ज़्यादातर आपने नोट किया होगा, अगर किसी स्टूडेंट का देखा हो कि नेट चलाते चलाते किसी ने किसी वेबसाइट गलत वेबसाइट पे डन कर दिया, ओके कर दिया, तो वो जब भी इंटरनेट चलाएंगे, क्रोम ओपन करेंगे तो स्टार्ट में 5-10 वेबसाइटें ऑटोमेटिक ओपन हो जाती हैं। तो वो हमारे पास फार्मिंग का ऑप्शन होता है। उस वेबसाइट में होता कुछ नहीं है, बस वो एडवर्टाइजिंग होती है, किसी भी सूरत में एडवर्टाइजिंग सेल हो रही होती है। कुकीज़, ये आपकी ज़्यादातर जो कंप्यूटर में आप अपनी इंफॉर्मेशन लिखते हैं, पासवर्ड लिखा या हिस्ट्री लिखी, तो वो हर कंप्यूटर में फ़ाइल सेव होती रहती है। तो इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि अपना पर्सनल डेटा अपने ही लैपटॉप में यूज़ किया करें, किसी पब्लिक कंप्यूटर में कोई भी पासवर्ड वाली फ़ाइल को ओपन मत किया करें। स्पाईवेयर, ये भी आपका जिस तरीके से अभी लास्ट सॉफ्टवेयर में मैंने बताया था, क्या एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो वेबसाइट डायरेक्ट ओपन करता है। ये भी एक किस्म का आपके पास सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है जो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाता है। तो ये आपके कंप्यूटर में ही कुछ गड़बड़ करने लगता है और फाइलों में से कोई डेटा या कुकीज़ वगैरह को सेव करता रहता है। तो ये कुछ वायरस की कैटेगरीज थी, इसके बारे में पढ़िए। कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो मेरे ख्याल में नहीं है। ठीक है, तो ये टॉपिक आज हम एंड करते हैं। इंटरनेट में हर चीज़ को क्लियर किया, उम्मीद है ये समझ आया होगा। अब नेक्स्ट हम एक लाइव सेशन करेंगे, उसमें जो क्वेश्चन वगैरह हो तो वो ज़रूर पूछिएगा और कमेंट में लिखिए। अगर चीज़ समझ ना हो तभी लिखिए, समझ आए तभी लिखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।